एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग सीए इंटर जनवरी 27 जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 आपका ईवे बिल है, हम आज देखेंगे। इफ यू वांट दिस कॉन्सेप्ट नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से कॉन्सेप्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एनी अदर हेल्प इज रिक्वायर्ड, डू लेट मी नो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि सब तक इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंचे, आप तक भी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुंच सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15, ई वे बिल। ठीक है, व्हाट इज ई वे बिल? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये हम सबको पता है। ठीक है, ये ई वे बिल क्या है? ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है टू बी प्रिसाइज। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। ये क्यों है ये डॉक्यूमेंट? दिस डॉक्यूमेंट इज प्रूफ। प्रूफ फॉर व्हाट? प्रूफ फॉर मूवमेंट ऑफ योर गुड्स। मूवमेंट ऑफ योर गुड्स। सपोज आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स का आपको मूवमेंट करना है। तो जब गुड्स मूव करते हो आप एक जगह से दूसरी जगह पे, तब आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ये ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ है आपके गुड्स के मूवमेंट का। ठीक है, चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ई वे बिल, किसे जनरेट करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, क्या डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है, कब मैंडेटरी है, कब मैंडेटरी नहीं है, हर चीज है। ठीक है, डिटेल में स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68, ई वे बिल। ठीक है, ई वे बिल क्या है? इन ऑर्डर to monitor the movement of goods for controlling any tax evasion, e-way bill system has been introduced। ठीक है, मैंने क्या बोला? गुड्स के मूवमेंट का आपका प्रूफ है ये एक। ठीक है, ताकि आप कोई टैक्स की चोरी ना कर पाओ, इसलिए ये एक प्रूफ है। आपका गुड्स का जो मूवमेंट है वो मॉनिटर होता है ई-वे बिल के थ्रू। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक प्रूफ है, एक एविडेंस है आपके गुड्स के मूवमेंट का। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड prior to commencement of movement of goods and is to be issued whether the movement is in relation for supply of reasons other than supply। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बोल रहे हैं कि जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो, ई वे बिल जो जनरेट होता है ये एक प्रूफ है आपके गुड्स के मूवमेंट का। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जब आप गुड्स मूव कर रहे हो, गुड्स के मूवमेंट के पहले ही, बिफोर मूवमेंट यू हैव टू जनरेट, पहले आप ई वे बिल जनरेट करोगे, उसके बाद ही गुड्स मूव होंगे। ऐसे नहीं है कि पहले गुड्स मूव हो गए, बाद में जब टाइम मिला तब ई वे बिल जनरेट कर दिया। नो, पहले जनरेट कीजिए, उसके बाद ही गुड्स मूव हो गए, तभी तो गुड्स के मूवमेंट का प्रूफ हुआ ना वो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये एक प्रूफ है आपके गुड्स के मूवमेंट का, एंड आपको कब जनरेट करना है? गुड्स मूव करने से पहले ही जनरेट करना है, बाद में नहीं चलेगा। ठीक है, क्या बेनिफिट्स है इसके? क्या बेनिफिट्स हो गए? फिजिकल इंटरफेस टू पेव ऑफ फॉर डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग है? सपोज मैं कर रही हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स, कहाँ से? महाराष्ट्र से कर रही हूँ गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरात में सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही हूँ। ठीक है, जब ये महाराष्ट्र से गुजरात आएगा, बीच में स्टेट की बाउंड्री रहेगी, बीच में स्टेट की बाउंड्री रहेगी। ठीक है, इस ट्रक को, जो जिस ट्रक में मेरे ये गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, इस ट्रक को बाउंड्री क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ स्टेट बाउंड्री पे जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, जो भी ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड रहेंगे, वो इस बाउंड्री पे रहेंगे। ये लोग क्या करेंगे? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रॉस हो रही है, बाउंड्री क्रॉस करना है, तो ये लोग रुकाते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, हर चीज देखेंगे, ऐसे भी स्टेट क्रॉस करने देंगे। करेक्ट? ठीक है, तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, ठीक है, तो कोई भी फिजिकल इंटरफेस, मैनुअल झंझट इसमें नहीं है। आपके जो स्टेट बाउंड्री के चेक पोस्ट है ये इजी हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। यहाँ पे जो ये ऑफिसर्स लोकेटेड है, इन्हें, इनके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा है, तो फिजिकल इंटरफेस नहीं रहेगा।
अंडरस्टूड? कितना बड़ा बेनिफिट है और कितना टाइम इसमें बच गया, ठीक है ना? आपका जो गुड्स है वो टाइम पे पहुंच सकेगा, वरना फिजिकल इंटरफेस अगर रहा, ठीक है, ऑफिसर्स रोक रहे हैं, हर हर चलती गाड़ी को ऑफिसर्स रोक रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी तो आपका जो भी ट्रक है, ट्रांसपोर्ट जो भी आप कर रहे हो, तो वो तो लाइन में खड़ा रह जाएगा, आपको लेना ना देना 1 2 3 5 कितने घंटे पता नहीं लेट हो जाएगा गुड्स पहुंचवाने में। करेक्ट, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, ठीक है? फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो मैंने अभी आपको बोल दिया, ठीक है? इट विल इंप्रूव द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स। टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब है? टर्न अराउंड टाइम का क्या मीनिंग है? महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, करेक्ट, ठीक है, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, तो टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब है? यहाँ से यहाँ जाने में और वापिस आने में जो टाइम लगेगा वो कम हो गया ना अब। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा है सबके पास में, आप ऑफिसर्स है, ट्रांसपोर्टर है, आप खुद हो जो सप्लायर है, जो रिसिपिएंट है उसके पास में, सबके पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा हो गया है। तो 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 जो टर्न अराउंड टाइम है ट्रक्स का, जाने आने का टाइम है, वो भी रिड्यूस हो गया। ये आपके हो गए बेनिफिट्स, ठीक है? ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बेनिफिट्स का, करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट, कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे सप्लायर है चाहे रिसिपिएंट है, हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई करने के लिए, अदर देन सप्लाई करने के लिए, या फिर ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, कोई भी कर सकता है। क्यों करेगा? एक तो सप्लाई करना है, या फिर हो सकता है सप्लाई नहीं करना है लेकिन गुड्स यहाँ से यहाँ, एक जगह से फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर एनी रीजन अदर देन सप्लाई, ठीक है? आप कोई कुरियर भेजते हो, करेक्ट, ठीक है, कुछ और रीजन हो सकता है, जरूरी थोड़ी है आप सप्लाई ही कर रहे हो, सप्लाई के अलावा भी कोई रीजन से आपके गुड्स इधर से उधर पहुंच सकते हैं, करेक्ट, ठीक है? या फिर ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैंने कुछ खरीदा है, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है? नेक्स्ट, इतना कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो भी चलेगा, ये इधर थोड़ा सा 2 3 बार क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई किस किस के लिए होता है, सप्लाई के लिए हो सकता है, अदर देन सप्लाई के लिए हो सकता है, इनवर्ट सप्लाई के लिए हो सकता है, बस, ठीक है? when e-way bill is required to be generated, now this is very important, इससे ही पता चलेगा कि कब जनरेट करना है कब नहीं करना है, ठीक है? ये सब मिटा रही मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है? अब अच्छी से ध्यान रखो और सुनो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है? और ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है? तो अच्छे से देखो, ई-वे बिल कब जनरेट करना है? हाँ, क्या हमेशा आप जब भी गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, लेना ना देना, आप जनरेट करोगे क्या ई-वे बिल? नहीं। ई-वे बिल जनरेशन के लिए आपको मैंडेटरी कब जनरेट करना है ई-वे बिल? जब आप जो कंसाइनमेंट में गुड्स भेज रहे हो, ठीक है, जिस भी ट्रक में आपके गुड्स जा रहे हैं, जो भी आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू है, अगर वो 50,000 से ज्यादा है, आपकी जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है, तो आपको मैंडेटरीली ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू 49,000 है, तो क्या आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? नहीं। आप खुद की मर्जी से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो भी चलेगा, दिस इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है? मैंडेटरी कब है? व्हेन इट एक्सीड्स 50,000, दैट इज इट इज ग्रेटर देन 50,000, अप टू 50K, अप टू 50,000 चलेगा नहीं किया तो भी, ठीक है? व्हेन इट एक्सीड्स 50,000 आपको मैंडेटरीली ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बोलता है? सेकंड केस बोलता है, अगर आप जॉब वर्क कर रहे हो, मतलब प्रिंसिपल और जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्ड, ठीक है, ठीक है? जॉब वर्क का क्या मतलब है? एक प्रिंसिपल होता है, एक उसका जॉब वर्कर होता है, ठीक है? प्रिंसिपल खुद के गुड्स जो है जॉब वर्कर के पास भेजता है, जॉब वर्कर इन गुड्स पे कुछ तो काम करके प्रिंसिपल को वापस खुद के गुड्स देता है, तो इधर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, करेक्ट, ठीक है? तो अगर आपका इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है,
गुड्स का इंटर स्टेट मूवमेंट अगर हो रहा है, ई वे बिल इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू भले ही 5,000 क्यों ना हो, 50,000 तो दूर की बात, 5,000 भी अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू है और आप गुड्स इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से बाहर भेज रहे हो, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा मैंडेटरीली, नो मैटर व्हाट योर कंसाइनमेंट वैल्यू इज। इन केस ऑफ जॉब वर्क, इन केस ऑफ जॉब वर्क, जहाँ प्रिंसिपल जॉब वर्कर को गुड्स भेजता है, जॉब वर्कर उस पर काम करके गुड्स को वापस प्रिंसिपल के पास भेजता है, यहाँ गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, करेक्ट, ठीक है। इंटर स्टेट मूवमेंट अगर हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, यू हैव टू जनरेट ई वे बिल। सिमिलरली जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते हैं, जहां पे पर्सन है एग्जम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा है, करेक्ट, ठीक है। उसमें हमने देखा है कि जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। विथ वॉट एवर कंडीशन हमने पूरा पढ़ रखा है, करेक्ट, ठीक है। याद नहीं तो जाके चैप्टर के नोट्स खोलो और देखो, ठीक है। तो जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई हो रहा है, जहां पे बंदा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो जो है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट मूवमेंट अगर उसने किया, इंटर स्टेट मूवमेंट अगर उसने किया, तो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, भले ही आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 जितना भी हो, डजंट मैटर, 50,000 रिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कौन? जॉब वर्क इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट है, ठीक है, वो इंटरस्टेट, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू यू हैव टू जनरेट ई वे बिल नो मैटर व्हाट, ठीक है। इनके अलावा अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरे पापा बिजनेसमैन है, हमारा हल्दी का बिजनेस है, ठीक है, टर्मरिक हल्दी का बिजनेस है, करेक्ट। मेरे पापा क्या करते हैं, मेरे पापा के काफी ट्रक्स जाते हैं, मेरे पापा रोज मेरे को बोलते हैं कि ये बिल बना दे, इसका ये बिल बना दे, इसका ये कर दे, उसका वो कर दे, ठीक है। मेरे पापा के रोज ट्रक जाते हैं, ट्रक भर के हल्दी जाती है, तो पापा ई वे बिल जनरेट करते हैं। कब करते हैं मैंडेटरीली? जब उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इट इज मैंडेटरी, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर पापा को करना है तो क्या वो वॉलेंटरीली कर सकते हैं? फिर भी अगर पापा को करना है तो क्या वो वॉलेंटरीली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है क्या? नहीं। अंडरस्टूड, ठीक है। इवन इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज 50,000 और लेस, वॉलेंटरीली आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। ये आपका हो गया, आप कब कब कर सकते हो। मैं फटाफट 2 मिनट में फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कब जनरेशन मैंडेटरी है कब नहीं है, ठीक है। कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गई, मैंडेटरी जनरेशन। जॉब वर्कर, प्रिंसिपल जॉब वर्कर बेसिस और हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जहां पे पर्सन जो है एग्जम्प्टेड है फ्रॉम ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कंसाइनमेंट वैल्यू, भले ही 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, डजेंट मैटर, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कब? आपका इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तब। अंडरस्टूड, ठीक है। आप इसके अलावा अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू जो 50,000 वाला प्रोविजन है, ये कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 या उससे कम भी है, तो आप चाहे तो आप वॉलेंटरीली जनरेशन कर सकते हो ई वे बिल का। फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड, ठीक है। अब ई वे बिल जनरेट करना है, जनरेट करना है, जनरेट करना है, जनरेट करना है, क्या है, क्या डिटेल्स देनी है, कैसे जनरेट करना है, देखो। एन ई वे बिल फॉर्म जीएसटी EWB 01 कंटेन्स 2 पार्ट। जो ई वे बिल होता है, हर ई वे बिल 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होते हैं और पार्ट बी होते हैं, और आपको उसी हिसाब से डिटेल्स भरनी पड़ती है। और एक बात बताओ, जब तक आप पार्ट ए की डिटेल्स नहीं भरते ना, तब तक आप पार्ट बी की डिटेल्स भर नहीं सकते। और जब तक आप पार्ट बी की डिटेल्स नहीं भरोगे, तब तक आपका ई वे बिल जो है वो जनरेट होगा ही नहीं। ए की भरो तो बी की भर पाओगे, वरना नहीं भर पाओगे। और जब तक ए और बी दोनों नहीं भरी, तब तक ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा। सो इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इज मैंडेटरी, ठीक है। पार्ट ए में क्या क्या आता है, ठीक है, ये सब।
पढ़ लोगे क्या? ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ फटाफट। सप्लायर का जीएसटी नंबर, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, ठीक है। प्लेस ऑफ डिस्पैच, बिल टू शिप टू मॉडल अगर आपका है, मतलब बिल किसी और के नाम पे है लेकिन गुड्स जो है शिफ्ट कहीं और हो रहे हैं, हमने ये चीज पढ़ रखी है, बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। सॉरी, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ रखी है, बिल टू शिप टू मॉडल जो है, जहाँ बिल किसी के नाम पे होता है और जो थर्ड पर्सन है वो सप्लायर को बोलता है कि बिल मेरे नाम पे दे दे भले ही, लेकिन सप्लाई इसको कर दे, ठीक है। तो ये हो गया बिल टू शिप टू मॉडल। तो जब आप बिल टू शिप टू मॉडल पे हो, किसी को बिल दे रहे हो और किसी और के कहने पे कहीं और ही सप्लाई हो रहा है थर्ड प्लेस पे, उस टाइम पे आपको प्लेस ऑफ डिस्पैच लिखना पड़ेगा। प्लेस ऑफ डिस्पैच में आप क्या करते हो, पिन कोड जो होता है प्लेस ऑफ डिस्पैच का वो डालते हो। हर सिटी का खुद का पिन कोड होता है, करेक्ट, ठीक है, हर सिटी का खुद का पिन कोड होता है। आपको पिन कोड लिखना पड़ेगा प्लेस ऑफ डिस्पैच का, ठीक है। सिमिलरली जहां आपकी गुड्स की डिलीवरी हो रही है वहां का पिन कोड, जहां से डिस्पैच हो रहा है वहां का पिन कोड, जहां डिलीवर हो रहा है वहां का पिन कोड, ठीक है। सिर्फ पिन कोड डालना होता है, वो कौन सी सिटी का पिन कोड है, कौन से स्टेट में, वो सब कुछ वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ही फेच कर लेती है, ठीक है। उसके बाद में आपको वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस का नंबर वो डालना पड़ता है, ठीक है। इट में भी टैक्स इनवॉइस, इट में भी बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट का नंबर देना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट की डेट क्या है वो डेट डालनी पड़ेगी। आप जो गुड्स भेज रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, उन गुड्स की वैल्यू क्या है, वो उन गुड्स का एचएसएन कोड क्या है, हमने एचएसएन कोड भी पढ़ रखा है, ठीक है। और रीजन फॉर ट्रांसपोर्ट और एक्सेट्रा कुछ और डिटेल्स अगर रही तो वो क्यों ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो भी देना होता। एचएसएन कोड, वैल्यू ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, जहां से डिस्पैच हो रहा है उसका पिन कोड, जहां डिलीवरी होने वाली है उसका पिन कोड, जीएसटी नंबर सप्लायर का, जीएसटी नंबर रिसिपिएंट का। ये क्यों जीएसटी नंबर क्यों? जीएसटी नंबर में जो पहला 2 डिजिट होते हैं वो वो स्टेट के कोड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र से गुजरात कर रही हूँ, 27 से 24, तो वो फेच कर लेता है यहाँ से डिटेल्स। मेरा जो जीएसटी नंबर रहेगा 27 और फिर XYZ जो भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मेरा जीएसटी नंबर का वो जो है यहाँ से स्टेट कोड ले लेता है। तो जीएसटी नंबर दोनों का ही जरूरी है, सप्लायर का भी रिसिपिएंट का भी, ठीक है, ठीक है। 2 पिन कोड, 2 जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, डॉक्यूमेंट का नंबर, वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स का एचएसएन और ट्रांसपोर्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर क्या है मैम? जिस ट्रक में, जिस भी ट्रांसपोर्ट में, जिस भी कन्वेंस में, जिस ट्रक में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, हाँ, उसका नंबर क्या है, उस ट्रक का नंबर क्या है। इट इज कंपल्सरी, आपको ट्रक का नंबर देना पड़ेगा, वरना ऑफिसर आइडेंटिफाई कैसे करेगा ना कौन सा ट्रक है। ट्रक नंबर इज मैंडेटरी। आप जो व्हीकल है आपका जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो नंबर आपको देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन पार्ट बी इज ऑप्शनल इफ, कब ऑप्शनल है, आप नहीं दिए आप पार्ट बी का डिटेल्स तो भी चलेगा। डिस्टेंस इज अप टू 50 किलोमीटर विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस और प्लेसेस। क्या 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 क्या? मेरा एबी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, एबी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा वहां से ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे, या वाइस वर्सा, ट्रांसपोर्टर के प्लेस से मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस तक अगर डिस्टेंस विद इन स्टेट अप टू 50 किलोमीटर्स है तो मुझे पार्ट बी की डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, नहीं दी तो भी चलेगी। एक स्टेट में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है यार, वो भी कहाँ से कहाँ, मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक। ट्रांसपोर्टर कौन? जिसके ट्रक में मैं खुद का माल भेजूंगी वो, जिसके ट्रक में मैं खुद का माल भेजूंगी वो हो गया ट्रांसपोर्टर, राइट। तो मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस से ट्रांसपोर्टर तक अगर विद इन 50 किलोमीटर विद इन स्टेट है, नो नीड ऑफ व्हीकल नंबर, पार्ट बी की डिटेल्स
जरूरी नहीं है, ठीक है। ई वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स ऑफ पार्ट बी, जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको समझाया, ठीक है। अंडरस्टूड, ये हो गया, ठीक है। नेविगेटिंग ई वे बिल कंप्लायंस, ये क्या है? व्हीकल नंबर रिक्वायरमेंट क्यों है? व्हीकल नंबर इज इसेंशियल फॉर ई वे बिल की वैलिडिटी। आपका ई वे बिल वैलिडिटी चेक करने के लिए जो है व्हीकल नंबर जरूरी होता है। अंडरस्टूड। उसके अलावा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इट कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर जनरेशन। एक बार आपका ई वे बिल जनरेट हो गया, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एडिटेड। तो मैडम गलत हो गया हो तो कैंसल इट, उसको कैंसल करो, दूसरा बनाओ, कैंसल करो और दूसरा बनाओ। इट कैन नॉट बी एडिटेड, ठीक है। उसके बाद में इनवॉइस हैंडलिंग क्या है? मल्टीपल इनवॉइसेस रिक्वायर सेपरेट ई। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैं हूँ ए बी, ठीक है। नहीं मैं नहीं, अपन क्या करते हैं, मेरे पापा का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पापा है, ठीक है, हल्दी सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? मेरे पापा है महाराष्ट्र में, राइट। मेरे पापा है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब एक ट्रक है, एक ट्रक है, एक ट्रक है जिसमें पूरी की पूरी हल्दी जो है टर्मरिक जा रही है। कहाँ से जा रही है? महाराष्ट्र से जा रही है। गुजरात में एक पार्टी है पापा की, उनके पास। मेरे पापा की एक यूपी में भी पार्टी है, मेरे पापा की एक दिल्ली में भी पार्टी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन तीन पार्टियों के पास ये ट्रक जाने वाला है। गुजरात जाएगा, यूपी भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा। ये ट्रक जाने वाला है। इस ट्रक में पूरा गुड्स भर दिया, पूरी हल्दी भर दी। अब ये ट्रक जो है गुजरात भी जाएगा, यूपी भी जाएगा, दिल्ली भी जाएगा। तो क्या गुजरात वाली पार्टी, यूपी वाली पार्टी और दिल्ली वाली पार्टी, इन लोगों के में सेम इनवॉइस होगी क्या? नहीं। गुजरात का डॉक्यूमेंट इनवॉइस जो है वो अलग बनेगा, यूपी का इनवॉइस अलग बनेगा, दिल्ली का इनवॉइस अलग बनेगा, राइट। हर पार्टी का इनवॉइस अलग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इनवॉइस नंबर 3 है, ये इनवॉइस नंबर 4 है, ये इनवॉइस, करेक्ट। अब इस इनवॉइस का और इस इनवॉइस का, ये सारे इनवॉइसेस का मिला के हर इनवॉइस का डिफरेंट ई वे बिल बनता है। हर इनवॉइस का डिफरेंट ई वे बिल बनता है। क्या आप ये सबका मिला के एक ही ई वे बिल बना सकते हो क्या? देख, एक है कॉन्सेप्ट कंसोलिडेटेड ई वे बिल, एक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो। अदरवाइज आपको हर चीज का डिफरेंट ई वे बिल बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपडेशन ऑफ ई वे बिल। अपडेशन ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल विथ व्हीकल नंबर कैन बी अपडेटेड मल्टीपल टाइम। ई वे बिल जो है अपडेट कर सकते हो आप मल्टीपल टाइम्स, नॉट एन इशू, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या पढ़ा? अगर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल मैंडेटरी जनरेट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। अब कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मीनिंग है? कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हो? इट इज डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 क्या होता है? जो भी आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू है, डिक्लेयर्ड वैल्यू मतलब जो आप इनवॉइस में या आपका जो भी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ सप्लाई, जो भी आपका इनवॉइस, उसमें जो आप आपके गुड्स की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो, वो जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो, ठीक है, उसमें आप टैक्स इंक्लूड करोगे। जो भी आपका जीएसटी है वो इंक्लूड किया जाएगा। मैम कहीं पे तो पढ़ा था कि जीएसटी हटाया जाता है। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर और वो सब चीजें जब कैलकुलेट करते हैं तो जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। स्पेसिफिकली फॉर ई वे बिल वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी। स्पेसिफिकली फॉर ई वे बिल वैल्यू इंक्लूड्स जीएसटी। आपको जीएसटी मिला के देखना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सक्लूडेड एग्जाम सप्लाई मतलब excludes value of exempt supply of goods if invoice issued in respect of both exempt and taxable goods, ठीक है। जीएसटी ऐड हुआ, और अगर कोई exempt सप्लाई में कर रही हूँ, मेरे इनवॉइस में लिखा है कोई exempt सप्लाई है, तो वो माइनस होगा।
तो जितनी भी वैल्यू मैंने डिक्लेयर की वो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, उस पे 18 रुपीज का जीएसटी और कुछ तो 25 रुपीज का मेरा एग्जाम सप्लाई है वो मैं माइनस कर दूंगी। अब ये वैल्यू अगर 25,000 रुपीज से ज्यादा है, 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो ईवेबिल जनरेशन इज मैंडेटरी। Understood? If it is greater than 50,000, then it is mandatory. और अगर it is less than equal to 50,000, less than equal to 50,000, not mandatory. Understood? ठीक है, ये हो गया आपका कंसाइनमेंट वैल्यू का गुड्स। जो वैल्यू डिक्लेयर की है उसमें जीएसटी भी ऐड रहना चाहिए, माइनस करोगे एग्जाम सप्लाई, बस इतना ही है। ठीक है, अब अब केस स्टडीज देखते हैं कुछ। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर मतलब एक ट्रक है, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में आप गुड्स को ट्रांसफर करने वाले हो, तो ई वे बिल का क्या बनेगा तब देखो। वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, जो कंसाइनर होता है और द रिसिपिएंट who has provided information in part A or the transporter shall before such transfer and further movement state the details of part B of e-way bill on common portal। ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक ट्रक से दूसरे ट्रक में गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो सकता है ये जो ट्रक है ये खराब हो गया हो, पंचर हो गया हो, कुछ इश्यू रहा हो, नहीं शुरू हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दूसरे ट्रक में इसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं जब यहाँ से ट्रैवल करती हूँ ना, ट्रैवल्स में जो बसेस चलती है उसमें अगर मैं ट्रैवल की तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। मैं जिस बस में थी तो मैं नाइट जर्नी में थी, ठीक है, अकेली नाइट जर्नी में थी। मैं जिस बस में जा रही थी, कुछ रात के 1:30 बजे के आसपास, 1:30-2 बज रहे थे, बीच रास्ते में बस बंद पड़ गई। आधा एक घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया, बस शुरू ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या इशू था। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, दूसरी बस आई, दूसरी बस में सारे पैसेंजर्स को उठा के उधर भेज दिया। ऐसे ही गुड्स का भी होता है। ठीक है, ट्रक खराब हो गया तो आपके गुड्स को खराब करोगे क्या ट्रक में रखे रखे गुड्स को? वो ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है, जो ट्रांसपोर्टर का ट्रक है उस ट्रांसपोर्टर की वो ड्यूटी है कि मेरा ट्रक बीच रास्ते में खराब हुआ है, दूसरा ट्रक वहां पे पहुंचवाना और दूसरे ट्रक में गुड्स ट्रांसफर कराना। ठीक है, तो गुड्स जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्टर है उसकी क्या और ड्यूटी है, पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा उसको। पार्ट बी में क्या है, व्हीकल नंबर है, पार्ट बी में क्या है, व्हीकल नंबर है। ठीक है, तो अब भाई गाड़ी ही तुम्हारी बदल गई ना, तो व्हीकल नंबर बदलना पड़ेगा ना। इसका नंबर और इसका नंबर अलग रहेगा, हर व्हीकल का नंबर अलग होता है, किसी व्हीकल का नंबर सेम नहीं होता है। तो उसको जो ट्रांसपोर्टर है अब उसकी ड्यूटी है, जब एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफर हो रहे हैं गुड्स, कॉन्वेंस एक कॉन्वेंस से दूसरे कॉन्वेंस में, तो ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है कि बिफोर फर्दर मूवमेंट, मतलब ये जो दूसरा ट्रक है ये आगे जाने से पहले पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करो। एक सेकेंड ना, पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करो, ये किसका काम है, ट्रांसपोर्टर का काम है। अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद में असाइनिंग द ई-वे-बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर। जब जब ये ट्रक हमने चेंज किया, ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, देखो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ और अच्छी से समझाती हूँ। ठीक है, एक आपका हो गया ट्रक खराब, ठीक है, जिसमें आपके गुड्स जा रहे थे, तो आपने क्या किए, गुड्स ट्रांसफर कर दिए दूसरे ट्रक में। ठीक है, दो केसेस है, एक तो ये जो ट्रक है ये उसी बंदे का है, सेम ट्रांसपोर्टर का है, ठीक है, या फिर ये जो ट्रक है ये किसी अनादर ट्रांसपोर्टर का है। मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, जो सेम जो जिसका जिस ट्रांसपोर्टर के ट्रक खराब हुआ ये वाला, ठीक है, हो सकता है उसके पास में उस टाइम पे कोई ट्रक दूसरा अवेलेबल ना, वो क्या किया, उसका दोस्त है एक और दूसरा ट्रांसपोर्टर, उसको कॉल घुमाया, उसको बोला ट्रक की जरूरत है क्या, इस अनादर ट्रांसपोर्टर के पास में ट्रक अवेलेबल था, उसने हेल्प ली और दूसरे ट्रांसपोर्टर का ट्रक भेज दिया। तो जब सेम ट्रांसपोर्टर है तो ये जो सेम ट्रांसपोर्टर है इसके पास में तो ऑलरेडी डिटेल्स है ई वे बिल की, इसके पास में तो ई वे बिल की जो डिटेल्स है
ई वे बिल की जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी है, वो सिर्फ क्या करेगा, पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट कर देगा। करेक्ट, ठीक है, पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनादर ट्रांसपोर्टर का ट्रक आ गया तो अब ये जो ट्रांसपोर्टर है, पहला वाला जो ट्रांसपोर्टर है, इस पहले वाले ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, ये तो इसको अपडेट करना ही है, पार्ट बी की डिटेल तो अपडेट करना ही है। इसकी ड्यूटी ये है कि ये जो अनादर ट्रांसपोर्टर है इसको डिटेल्स दे। कौन सी डिटेल्स, ई वे बिल की, ई वे बिल नंबर जो है, ई वे बिल की बाकी जो डिटेल्स है ये सारी दूसरे ट्रांसपोर्टर को दे। क्योंकि अगर फॉर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो ट्रक जा रहा है, ठीक है, स्टेट बाउंड्री पे ऑफिसर ने रोक लिया, डिटेल्स मांगी, इस ट्रांसपोर्ट डिटेल्स रहनी चाहिए, इस ट्रांसपोर्ट तो ही वो उसको जो ट्रक ड्राइवर उसका है वो उसको दे पाएगा कि भाई हाँ दे दे, ये ऑफिसर को दे दे। तो पहले ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी हो गई है पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करो, और जो डिटेल्स है ई वे बिल की वो दो, किसको, किसको, अनादर ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। और एक प्रोविजन क्या बनता है, और एक प्रोविजन बनता है ये कि ये जो पार्ट बी की डिटेल्स है ना, ये अगर वो जो पहला वाला ट्रांसपोर्टर है उसने अपडेट नहीं की तो ये अनादर ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी बनती है कि खुद के ट्रक नंबर का, व्हीकल नंबर जो है खुद के ट्रक का नंबर डाले, अपडेट करे। अगर इसने नहीं किया, किसने, जो ये है पहले ट्रांसपोर्टर ने नहीं किया, तो इट इज ड्यूटी ऑफ अनादर ट्रांसपोर्टर की पार्ट बी की डिटेल्स अपडेट करे। इतना ही है, ठीक है, समझा ना, कुछ डाउट रहा, ठीक है। अब when is e-way bill required to be generated, देखिए कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो करना मैंडेटरी है, और जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में डजेंट मैटर आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हो तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ये हमने देखा, ठीक है। अब अगली प्रोविजन देखते हैं क्या है। आप गुड्स रोड से कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट रेलवे से कर रहे हो, या एयर या वेसल से कर रहे हो, हर केसेस में अलग बनता है। जरूरी नहीं है ट्रक में ही जा रहे हैं, रोड में ही जा, रोड से ही जा रहे हैं, पानी में से भी जा सकते हैं, रेलवे से भी जा सकते हैं, हवा से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, करेक्ट, देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको ई वे बिल जनरेट करना है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा, ठीक है। अब क्या केसेस है, अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय रोड, सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपका जो व्हीकल है वो आपका खुद का है या आपने किसी से हायर किया है या फिर पब्लिक कन्वेंस है, ठीक है, सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप नहीं कर रहे हो, खुद से खुद का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो जो पार्ट ए की कंसाइनमेंट डिटेल्स है और पार्ट बी व्हीकल नंबर जो है, दोनों आप खुद, जो रजिस्टर्ड पर्सन खुद है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, वो खुद ही पार्ट ए और पार्ट बी दोनों डिटेल्स फिल करेगा। लेकिन अगर आप जो है रोड से गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो बाय एनी थर्ड पार्टी, मतलब किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, किसी ट्रांसपोर्टर के पास आप गए हो, उनके ट्रक्स है, उनके थ्रू आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो जो पार्ट ए की और पार्ट बी की डिटेल्स है बाय ट्रांसपोर्टर यूईएन इफ अनरजिस्टर्ड का क्या मतलब है, देखो पार्ट ए कंसाइनमेंट डिटेल्स जो है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो डालेगा या फिर ट्रांसपोर्टर, दोनों में से कोई एक डालेगा, लेकिन जो पार्ट बी है वो तो कंपलसरी ट्रांसपोर्टर जो है उसे ही डालना पड़ेगा, उसी की गाड़ी है, उसी को पता है नंबर क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर डालेगा, और जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको लेना पड़ेगा यूनिक एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो वो कैसे जनरेट करेगा, उसके लिए उसको लेना पड़ेगा एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर, ये एक यूईएन है जो 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 काम करेगा। Following persons required to generate e-way bill shall submit details electronically on common portal in prescribed form. So furnished a UEN shall be generated and communicated to the said person.
ये जो लोग है, अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, opting to generate e-way bill, ये जो लोग है अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई-वे बिल, ये जो लोग है इन ये लोग अगर अनरजिस्टर्ड है मतलब इनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ये लोग एक यूईएन लेके यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाते हुए बताया कि हर इनवॉइस का अलग सेपरेट ई-वे बिल बनता है। एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल नाम का भी कंसेप्ट है। ये क्या है ये? कंसोलिडेटेड ई-वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मल्टीपल ई-वे बिल्स फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट बीइंग कैरीड इन वन। एक ही कन्वेंस है, एक ही ट्रक है, उसमें उसमें दो मल्टीपल एक्स वाई जेड, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ई-वे बिल जा रहे हैं फॉर 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 मल्टीपल कंसाइनमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा लोगों के उसमें कंसाइनमेंट्स है, गुड्स है, ई-वे बिल एक से ज्यादा है, तो आप क्या हर किसी का मिला के एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो सेपरेट ई-वे बिल एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्टर जो होता है इंडिकेट द ई-वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल इलेक्ट्रॉनिकली, करेक्ट, ठीक है। फिर जनरेट ई-वे बिल, ईडब्ल्यूबी 02 फॉर्म है, वहां पे आप क्या करते हो, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। दिस इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट, फॉर कंप्लीट ट्रांसपोर्ट, सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर योर कंप्लीट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैलिडिटी पीरियड, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। वैलिडिटी पीरियड ई-वे बिल का कितना है? क्या एक बार आपने ई-वे बिल बना दिया और अगले 10 दिनों तक आपका ट्रक घूम रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड होता है कितना, देख, डिस्टेंस विद इन कंट्री, मतलब इंडिया में आपका डिस्टेंस ट्रक का अप टू 200 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कितना, अप टू 200 किलोमीटर। देखो ये देखो, ये मैं सेपरेट करती हूँ, ये एक बॉक्स वन, केस नंबर 1 और 2, और केस नंबर 3 और 4 ये एक अनादर बॉक्स, ठीक है। कैसे मैं आप देख, अगर 200 किलोमीटर तक के आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो विद इन इंडिया, तो 1 डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होते हैं? अगर आप गूगल पे फोटो इमेजेस सर्च करोगे ना, तो ये जो ओवर डायमेंशनल कार्गो होते हैं ना, ये वो बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, एकदम ही बड़े बड़े होते हैं वो गाड़ियां जो भी होती है, व्हीकल्स, ठीक है। तो टू 200 किलोमीटर्स, up to 200 kilometers, other than over dimensional cargo, other than over dimensional cargo up to 200 kilometers 1 day की वैलिडिटी है, और for every 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 additional day, ठीक है। फॉर फॉर विच व्हीकल्स, दिस इज फॉर व्हीकल्स अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गोस, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गोस, ठीक है। कितना वैलिडिटी है? एक दिन का, फॉर 200 किलोमीटर एक दिन का वैलिडिटी है, फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, इसका क्या मतलब है, और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, मतलब फॉर एवरी 200, तो फॉर एग्जाम्पल 250 किलोमीटर है, 350 है, या 300 है, तो ये पार्ट हुआ ना। 200 और 200 करोगे तो 400 हो गया, लेकिन अपने को पार्ट देयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रक 300 किलोमीटर जा रहा है, तो वन एडिशनल डे का वैलिडिटी रहेगा फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर, अंडरस्टूड, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े ओवर डायमेंशनल कार्गो, बहुत बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 20 किलोमीटर। देखो 200 से सीधा 20 ही कर दिया, क्योंकि वो व्हीकल्स इतने बड़े बड़े हैं कि वो इतना ट्रैवल ही नहीं कर सकते, ठीक है। 200 किलोमीटर ई-वे बिल की वैलिडिटी 1 डे है, और फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे, ठीक है। एक 200 है और 20 है, ठीक है। 1 डे की वैलिडिटी होती है, और फॉर एवरी अदर 200 और 20 और पार्ट देयर ऑफ
1 एडिशनल डे की वैलिडिटी रहेगी किसकी, ई वे बिल की। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पार्ट बी बाय द ट्रांसपोर्टर। पार्ट बी की जब डिटेल्स भर गई, इसका मतलब आपका जो ई वे बिल है वो जनरेट हो गया है। जब आपका जिस टाइम पे जब ई वे बिल जनरेट हुआ है वहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, किस चीज की काउंटिंग, वैलिडिटी पीरियड की काउंटिंग, ठीक है। इट मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। एक्सपायरी कितनी है, 1 दिन की एक्सपायरी है, करेक्ट, ठीक है। आपको अगर एक्सटेंड करनी है तो आप कब तक एक्सटेंड कर सकते हो, विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। जब भी एक्सपायर हुआ है उसके बाद 8 घंटे आपके पास में, 8 घंटों में आप कर सकते हो एक्सटेंशन, ठीक है। और फर्स्ट डे एक्सपायर कब होगा, मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे। ई वे बिल का जो पोर्टल है ना, ई वे बिल का जो पोर्टल है ना, इवन यू कैन नॉट डाउनलोड ई वे बिल आफ्टर 12 PM, ठीक है, क्योंकि वो पोर्टल चलता ही ऐसा है 12 AM टू 12 PM। 12 आफ्टर 12 PM यू कैन नॉट डू, ठीक है, आप डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते हो। तो ई वे बिल क्योंकि चलता ही ऐसा है 12 AM टू 12 PM, फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर्ड ऑन मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे। मिडनाइट इज 12 AM, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये जो एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल है, ये आप कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कैंसिल भी कर सकते हो आप ई वे बिल, रिजेक्शन भी कर सकते हो। एक्सेप्टेंस तो होता ही है, नहीं एक्सेप्टेंस हो रहा है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। इस पे ना एक देखो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में भी हो सकता है। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल मतलब क्या, नॉन रिक्वायरमेंट मतलब ई वे बिल आपका रिक्वायर्ड नहीं है, भले ही आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड हो गई है, स्टिल इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस वन आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, ठीक है, पढ़ने से आ जाएगा ध्यान में। नहीं कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, ठीक है। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल इज होमवर्क फॉर यू। 12 केसेस है जहां पे ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। यू विल रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट ऑटोमेटिकली। नहीं समझा, कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। उसके बाद में जो पर्सन इन चार्ज है, कौन होता है पर्सन इन चार्ज, ड्राइवर, जो गाड़ी चला रहा है, कन्वेंस चला रहा है, व्हीकल चला रहा है, वो पर्सन इन चार्ज है। उसके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसने कैरी करने चाहिए, सबसे पहले तो इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसके पास में रहना चाहिए। और उसके पास में एक ई वे बिल की फिजिकल फॉर्म में कॉपी रहनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उसके पास में ई वे बिल नंबर रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। क्या है उसके पास में, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा वॉट, ठीक है। और उसके पास में ई वे बिल की एक फिजिकल कॉपी रहनी चाहिए। और अगर फिजिकल कॉपी नहीं है तो एटलीस्ट उसके पास ई वे बिल नंबर रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है। ये चीजें डिटेल्स रहनी चाहिए ट्रक ड्राइवर के पास, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस, ऑफिसर वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, कन्वेंस का। देख, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर रहेगा, जो कमिश्नर है, एम्पावर करता है ऑफिसर को टू ओवरसी द वेरिफिकेशन। कमिश्नर एक ऑफिसर को अथॉरिटी देता है कि भाई तू है, तू बंदा है जो ये ऑफिसर है, ये वेरिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। इंटरसेप्ट कन्वेंस, ऑफिसर स्टॉप्स व्हीकल्स टू चेक डॉक्यूमेंट्स। कमिश्नर ने अथॉरिटी दे दी ऑफिसर को, ऑफिसर गाड़ी रोकेगा चेक करने के लिए। उसके बाद वेरीफाई करेगा ई वे बिल, गाड़ी चेक कर लिया, कॉन्वेंस चेक कर लिया, उसके बाद ई वे बिल भी चेक करेगा। क्या क्या चेक कर रहा है वो, कॉन्वेंस भी चेक कर रहा है जो गाड़ी है वो, और ई वे बिल भी चेक कर रहा है। ये दोनों चीजें चेक करेगा कौन, जो कमिश्नर ने ऑथोराइज्ड ऑफिसर बनाया है वो। और फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर उसको लगा कि टैक्स इवेजन है या कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, उसको लगा, तो वो पहले कमिश्नर की अप्रूवल लेगा। और जब कमिश्नर अप्रूवल देगा तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन चाहे तो करेगा, ठीक है। क्या है, कमिश्नर अथॉरिटी देता है, जो अथॉरिटी ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वो आपका गाड़ी भी चेक करेगा, ई वे बिल भी चेक करेगा। उसको कुछ गड़बड़ लगी तो कमिश्नर की अप्रूवल लेगा और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी वो कर सकता है, ठीक है। अब ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी क्या है, देखो जो सिस्टम है
वो डिफॉल्टिंग सप्लायर को आइडेंटिफाई करती है हु हैज डिफॉल्टेड ऑन जीएसटी ऑब्लिगेशंस, मतलब जीएसटी रिटर्न पहले वाले मंथ का फाइल नहीं किया हो, कोई टैक्स पेमेंट बचा हो, ऐसा अगर कोई सप्लायर है तो सिस्टम आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। उस सप्लायर का जीएसटी नंबर सिस्टम ब्लॉक कर देगी, आइडेंटिफाई करेगी, जीएसटी नंबर ब्लॉक कर दी, अरे भाई तुम्हारा जीएसटी नंबर ब्लॉक हो गया, तुम ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो तो रिसिपिएंट है और या जो ट्रांसपोर्टर है, सच पर्सन कैन जनरेट ई वे बिल यूजिंग देयर जीएसटी नंबर। जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर तो भाई ब्लॉक हो गया, तो वो तो नहीं कर सकता ईमेल बिल जनरेट, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है या रिसिपिएंट है फिर वो कर सकता है ईमेल बिल जनरेट यूजिंग देयर जीएसटी नंबर। ये एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद रखने जैसा है, याद रखो, क्या पता आ जाए कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, ट्रक का चेकिंग हो गया, आपका चेकिंग हो गया, ईमेल बिल का चेकिंग हो गया, ट्रक के अंदर जो गुड्स है उसका भी इंस्पेक्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है। किसके पास पावर है? प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है। वो क्या करेगा? ई वे बिल वेरीफाई करेगा, ठीक है। इंस्टॉल RFID डिवाइसेस फॉर ट्रैकिंग, कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस रहेगा जिसके बारे में आपको मुझे अपने जैसों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, जो ऑफिसर है उसके पास में वो डिवाइस होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन करेगा, उस डिवाइस से ट्रैकिंग करेगा और कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड व्हीकल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में ट्रांसपोर्टर के पास में भी राइट है। ट्रांसपोर्टर मतलब कौन? जिसका जिसका ट्रक है उसके पास में राइट दिया गया है कि अगर उसकी गाड़ी 30 मिनट से ज्यादा रुकी गई है तो वो रिपोर्ट कर सकता है उसका डिटेंशन। अगर 30 मिनट से ज्यादा के लिए डिटेंशन है, गाड़ी रोकी गई है, तो वो रिपोर्ट करेगा इनफॉर्म EWB04 और जीएसटी पोर्टल। ये ट्रांसपोर्टर के पास में बहुत बड़ा राइट है। मैं बता दूं, अगर आपके घर पे आपके पापा, आपके कोई रिलेटिव्स में कोई फ्रेंड्स है, कहीं पे भी आपके जान पहचान में है, कोई ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करता है, तो उन्हें ये बात बता दो, उन्हें ये बात पता रहनी चाहिए, उन्हें बता दो कि मैंने पढ़ा है सीए इंटर में, मैम ने पढ़ाया है जीएसटी में कि ट्रांसपोर्टर के पास राइट है। आपकी गाड़ी 30 मिनट से ज्यादा कोई नहीं रोक सकता। 30 मिनट से ज्यादा अगर गाड़ी रोकी गई है तो आपके पास में राइट है, आप रिपोर्ट कर सकते हो उस ऑफिसर के खिलाफ। और इतना इजी है, सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे जाके ये जो फॉर्म है EWB04 ये भरना है और रिपोर्टिंग हो गई, ठीक है। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो पार्ट ए होती है उसमें समरी होती है। 24 घंटे 20 आवर्स के अंदर जो ऑफिसर ने इंस्पेक्शन किया है ना आपका, उसकी उसका ऑब्लिगेशन है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट डिटेंशन उसको समरी रिपोर्ट एक जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो फाइनल वो विद इन 3 डेज कर सकता है, ठीक है। और उसको एडिशनल 3 डेज का एक्सटेंशन चाहिए तो वो ले सकता है, अलाउड, ठीक है। लेकिन एक समरी कि भाई उसने गाड़ी रोकी है और 24 घंटों तक वो एक समरी भी नहीं जनरेट कर पाया है, क्या वेरीफाई हुआ है, क्या इंस्पेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। उसके उसके पास उसको एक ऑब्लिगेशन है कि विद इन 24 आवर्स उसको एक समरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बाद में फाइनल रिपोर्ट में 3 दिनों में दे सकता है, ठीक है। अगर आपने ई वे बिल का नॉन कंप्लायंस किया, जनरेट नहीं किया, डिटेल्स बराबर नहीं दी, तो आपको पेनल्टी है 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज, जितना टैक्स का झोला आपने किया वो, या फिर 10,000 विच एवर इज हायर। और आपके जो गुड्स है वो कॉन्फिस्टिकेट भी हो सकता है, आपका कॉन्वेंस भी कॉन्फिस्टिकेट हो सकता है, मतलब छीन लिया जाएगा आपसे, आपके गुड्स भी आपके कॉन्वेंस भी, ठीक है। उसके बाद में IRN नंबर होता है, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ कैरिंग फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड ऑटो पॉपुलेट्स पार्ट ऑफ ई वे बिल। ये हमने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है इसके पहले के चैप्टर में, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ऑफ ई वे बिल। पार्ट ए भरोगे तो ही पार्ट बी भर सकते हो, पार्ट बी भरा तो ही ये भी जनरेट हुआ। अब पार्ट ए की डिटेल्स आप नहीं भर सकते हो, कब नहीं भर सकते हो? जो कॉम्पोजिशन सप्लायर है उसने उसने he has not furnished statements for payment of self-assessed tax for 2 consecutive quarters। कॉम्पोजिशन वाले बंदे को क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव
क्वार्टर्स तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसका ब्लॉक हो जाएगा, वो जीएसटी नंबर ब्लॉक हो जाएगा एंड ही विल नॉट बी एबल टू जनरेट पार्ट ए डिटेल्स। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई जीएसटीआर 1 नॉन फाइलर्स है, मतलब जिसने जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, उनका ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद में अगर कमिश्नर ने बोल दिया, कमिश्नर ने किसी बंदे को पकड़ा है, बोल दिया है कि दिस बंदा इज नॉट अलाउड, तो फिर कमिश्नर ने बोल दिया तो टॉपिक ही क्लोज हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो रेगुलर टैक्स पेयर है, कॉम्पोजिशन वाला देख लिया हमने कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक उसने नहीं फाइल किया है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड मतलब जो रेगुलर वाला है वो तो मंथली रिटर्न भरता है, करेक्ट। ठीक है, तो मंथली उसने 2 महीनों तक कंटिन्यूअसली रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसका जीएसटी नंबर ब्लॉक हो जाएगा, वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। और अगर किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने सस्पेंड कर दिया है देन ऑल्सो वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही जब नहीं है तो क्या ई-वे बिल जनरेट करेगा, अंडरस्टूड। ठीक है, 5 केसेस है, कॉम्पोजिशन वाले ने 2 क्वार्टर तक नहीं किया है, रेगुलर वाले ने 2 महीनों तक नहीं रिटर्न फाइल किया है, किसी जीएसटीआर 1 नॉन फाइलर है, मतलब जीएसटी रिटर्न 1 जो जीएसटीआर 1 है वो फाइल नहीं किया है। ठीक है, फॉर 2 मंथ्स और 2 क्वार्टर्स। ठीक है, उसके अलावा किसी का रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंड हो गया है तो वो, और अगर कमिश्नर ने बोल दिया है कि ये नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। दिस फिनिशेस योर चैप्टर नंबर 15 ई-वे। ठीक है, देन क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करना चाहिए, जिस दिन जो करते हो देखते हो पढ़ते हो उस दिन रात में सोने से पहले उसको रिवाइज करो प्लीज। ठीक है, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर कुछ फीडबैक है या कुछ डाउट है तो वो भी बताइए। योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड योर डाउट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योरसेल्फ। आस्क इट, अदरवाइज मेरे को यहाँ बैठे बैठे कैसे समझेगा। ठीक है, कुछ डाउट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।